हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आपने जो यूनिट वन पढ़ लिया है, अब उसके मैं आपको केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में थियरी क्वेश्चन भी आता है और केस स्टडी क्वेश्चन भी आता है। थ्योरी क्वेश्चन तो कैसे होगा, जैसे यूनिट वन आपने पढ़ी कि रूल्स क्या होते हैं, ऑफर के 5 रूल्स बता दो, ठीक है। एक्सेप्टेंस के 6 रूल्स बता दो, ठीक है। कि और भी बेसिक चीजें जो भी आप लोगों ने पढ़ी है कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये तो थ्योरी क्वेश्चन हो गए। मतलब सीधा क्वेश्चन होगा, आपको सीधे उसको समझना है और उसको हिट करना है। लेकिन दूसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लेकर आया और अभी हम सॉल्व करेंगे। मतलब एक तरह से आपका टेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अटेंटिव हो जाओ, बहुत ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है। एक बार ये सेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारी एक लाइव क्लास होगी, ठीक है, जिसमें फेस टू फेस मैं आपसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है। आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है। वंस वी कंप्लीट दिस केस स्टडी, ताकि यूनिट वन की सारी फॉर्मेलिटी, सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए, ओके। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर अपन लें, या चलो उस एग्जाम्पल से भी पहले मैं आपको केस स्टडी को सॉल्व करना कैसे वो बताता हूं, ठीक है। तो केस स्टडी को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसका मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। किस तरह से केस को सॉल्व करोगे, अगर मान लो केस स्टडी ऐसी है जिसका आपको नाम याद है कि ये केस तो उसके जैसा ही केस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हस्बैंड वाइफ का कोई केस ले लूं, ठीक है, कि वाइफ ने हस्बैंड पे केस कर दिया, वो उसको हर महीने का भुगतान नहीं कर रहा है, वो बाहर जा रहा है। तो आपको एकदम से केस कौन सा याद आएगा? आपको केस याद आएगा बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। तो अगर आपको कोई केस का नाम याद आ रहा है, तो आप यहां पर सबसे पहली चीज जो लिखोगे वो ये है कि दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ बाल्फर वर्सेस बाल्फर, ठीक है। अगर आपको केस का नाम याद आ रहा है, केस का नाम याद नहीं आ रहा है तो ये वाली बात लिखनी नहीं है। यहां से स्टार्ट करना है अपने को, फिर कहां से? ये यहां से, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द आंसर हैज टू। सबसे पहले आप लिखोगे क्या? प्रोविजन, ठीक है। हेडिंग डालनी है आपको प्रोविजन, उसके अंदर क्या लिखना है? एज पर सेक्शन। अगर सेक्शन नंबर याद है कोई तो ठीक है, नहीं याद है तो सीधा आ जाएगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जैसे वो हस्बैंड वाइफ में क्या था कि कोई इंटेंशन नहीं होता है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार जब तक कोई लीगल इंटेंशन नहीं हो, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ वो नहीं बनता है, और जब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है, ठीक है। फिर आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस का मतलब है केस के जो तथ्य हैं। अब जैसे केस था ये हस्बैंड वाइफ का, तो आपको शॉर्ट में लिखना है कि हस्बैंड एंड वाइफ वाज देयर। हस्बैंड जो है वो बाहर जा रहा है, वाइफ जो है उस पर केस करी क्योंकि उसको मंथली अमाउंट भेजना बंद कर दिया उसने, ठीक है। इतना सा केस आ जाएगा, मतलब केस जो है उसको शॉर्ट में लिखना है आपको वापस, ठीक है। तो प्रोविजन हो गया, ठीक है। प्रोविजन का मतलब प्रावधान हो गया। फैक्ट्स ऑफ द केस मतलब केस जो है क्वेश्चन में दे रखा है उसके तथ्य वहां लिखना है, उसको समराइज फॉर्म में लिखना है। फिर एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना है किन दोनों का, जो प्रावधान प्रोविजन आपने लिख दिया और जो केस के फैक्ट्स आपने लिख दिए उन दोनों का मिक्स करना, कि प्रावधान मतलब प्रोविजन और फैक्ट्स ऑफ द केस को देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि चूंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। और फिर कंक्लूजन में सिर्फ एक लाइन, 2 लाइन में, 3 लाइन में आपको खत्म करना है। हेंस वाइफ ने जो सूट फाइल किया है, जो केस फाइल किया है, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। हेंस में आपको खाली जो क्वेश्चन में पूछा है फाइनल जजमेंट वो आपको देना है। मतलब 4 चीजें तो आपको करनी ही करनी है। कौन सी 4? नंबर 1, आपको प्रोविजन तो लिखना ही लिखना है हेडिंग में। सेकंड, फैक्ट्स ऑफ द केस आपको लिखने हैं। थर्ड, एनालिसिस आपको लिखना है। फोर्थ, कंक्लूजन आपको लिखना है। ये 4 चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। और अगर आपको केस का नाम याद आ जाए तो शुरुआत में एक लाइन में यह आ जाएगा कि दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ, जो भी केस का नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर यहां से स्टार्ट करना, और अगर ये है तो यहां से स्टार्ट करते हुए फिर ये 4 चीजें आनी, ठीक है। अब मैं आपको इसके केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक लॉजिक बताता हूं। एक तरह से आपका टेस्ट भी हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सब लोग ध्यान से, क्या लिखा है? लेखपाल ने प्रॉमिस किया अपने बेटे को, क्या? कि अगर तूने सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। अब उस बच्चे ने एग्जाम क्लियर कर लिया और वो बेटा क्या मांगता है? बाप से पैसे मांगता है। बाप ने देने से मना कर दिया, तो क्या बेटा केस फाइल कर सकता है? बताओ। आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस किया कि वो आपको 5 लाख रुपए देंगे अगर आप सीए पास कर जाते हो, ठीक है। और आपने सीए पास कर लिया और आपने 5 लाख रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिया, आप केस करना चाहते हो, क्या केस कर सकते हो?
तो आपका जवाब क्या होगा? सोचो। नहीं कर सकते, क्योंकि बाप और बेटे में जो कभी प्रॉमिस हुआ भी था उसमें कभी इंटेंशन थोड़ी था कि अगर ये नहीं देगा तो मैं इसको कोर्ट में ले जाऊंगा, नहीं था। तो अब ये केस का आंसर अभी जस्ट मैंने जो डिस्कस किया वही लिखेंगे क्या? सबसे पहले तो केस किसके जैसा है, वो तो यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर लिख सकते हो, पर वो हस्बैंड वाइफ का होता तो लिखते, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन में क्या लिखेंगे? एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, सेक्शन याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर एज सच कोई सेक्शन अपन ने नहीं पढ़ा था, इसलिए आप इसको सीधे आप ऐसे लिख सकते हो कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेम लॉजिक, जब तक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ना हो तब तक वो पर्टिकुलर प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, और जब कोई चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो ना तो अग्रीमेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, सेम अभी जो मैंने बताया। फिर केस में क्या आ जाएगा? एक फादर ने प्रॉमिस किया सन को टू पे 5 lakhs फॉर क्लियरिंग सी एग्जाम, और वो क्लियर कर लेता है और वो पैसे पापा नहीं दे रहे उसको, ठीक है। लिंक करना है कि इन दोनों को चीज को लिंक करके देखें तो कभी भी इरादा नहीं था, इसलिए बेटा जो है जनरली उस पर्टिकुलर केस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है, ठीक है। और कंक्लूजन में कि हेंस जो पूछा है अपने से क्वेश्चन में क्या, कि क्या सन फाइल कर सकता है स्यूट, तो हेंस अ सन कैन नॉट फाइल अगेंस्ट स्यूट अगेंस्ट द फादर। समझ आ रही है कैसे लिखनी है केस स्टडी? बहुत सिंपल तरीका है केस स्टडी लिखने का। चार चीजें याद रखना, प्रोविजन, सबसे पहला प्रोविजन आएगा, फिर क्या आएगा? फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस और कंक्लूजन। हिंदी में बोलूं तो प्रावधान, केस के तथ्य, विश्लेषण, और लास्ट में कंक्लूड आप करते हो, कंक्लूजन लिखना है आपको, ठीक है, निष्कर्ष जिसको हम बोलते हैं। दूसरा केस, एक्स एक कूली है, कूली का सुनते हैं आपको एक केस याद आ जाना चाहिए अपने आप ही दिमाग में। एक्स एक कूली है, यूनिफॉर्म में खड़ा है, उसने वाई का लगेज उठाना शुरू कर दिया और वो टैक्सी स्टैंड तक ले गया बिना वाई के कहे हुए। वाई जो है फिर बात एक्स को रोकता भी नहीं है लगेज उठाने से, और क्या वाई बाउंड है पेमेंट करने से? तो इस टॉपिक में कौन सा टॉपिक है आपका? ये टॉपिक वो वाला है, कौन सा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। तो केस स्टडी का आंसर कैसे करोगे? अगेन कोई केस का नाम नहीं है, तो एज पर सेक्शन याद रहे तो ठीक, नहीं तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके कंडक्ट से, जो आपके हाव भाव से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है भले एक्सप्रेसली आपने कुछ नहीं कहा हो। कि फैक्ट्स ऑफ द केस आ जाएगा, एनालिसिस आ जाएगा, और कंक्लूजन में सीधा जो क्वेश्चन में पूछा है, यस वाई इज बाउंड टू मेक द पेमेंट, मतलब बाय वाई जो है वो पेमेंट करेगा एक्स को, उसकी जिम्मेदारी है पेमेंट करने की, क्योंकि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। क्लियर? अगला केस, अरुण के पास दो कार है, एक व्हाइट कलर की एक रेड कलर की है, याद करो वो ऑयल वाला केस है, ठीक है। एक व्हाइट कलर की एक रेड कलर की है। अरुण को लग रहा है कि वो क्या बेच रहा है? एक पर्टिकुलर कलर की कार बेच रहा है, जबकि सामने वाले को लग रहा है वो दूसरे कलर की कार खरीद रहा है, ठीक है। सो देखो क्या लिखा है, he offers to sell one of the cars to बासु thinking that he is selling the car, उसको लग रहा है वो बेच रहा है व्हाइट कलर की, जबकि बासु ये सोच के खरीद रहा है कि वो रेड कलर की खरीद रहा है। तो क्या ये अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सर्टेनिटी ही नहीं है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे आप क्लियर ही नहीं हो, ठीक है, कि वो मैटर क्या है ना। तो जब मीनिंग ही सर्टन नहीं है किसी सब्जेक्ट मैटर का कि किस बारे में आप चीज बात कर रहे हो, आप कुछ और समझ रहे हो वो कुछ और समझ रहा है, तो कंसेंट है ही नहीं। अब जब सर कंसेंट ही नहीं है, ठीक है, तो आगे फंडा बढ़ता ही नहीं, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि कंसेंट होनी जरूरी है, सेम पॉइंट पे सेम चीज पे, वो नहीं है, आप मीनिंग अलग अलग समझ रहे हो, अनसर्टन हो, ठीक है, तो बात खत्म, ठीक है। सेम इस चीज को भी केस स्टडी में आंसर करना। समझ में आ रही मेरी बात है आपको? ठीक है, ध्यान रखना। अभी अपन इसको लाइव सेक्शन में भी लेंगे, अगर फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो मैं आपके सारे क्लियर करूंगा, ठीक है। चैप्टर 2, मतलब उसी के अंदर अपना जो अपना तो चैप्टर 1 ही था, अपनी यूनिट 1 ही है, ऑफर एक्सेप्टेंस वाली, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस के अंदर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक शॉपकीपर है, उसने एक अपने शॉप के विंडो पे, मतलब उस खिड़की पे शॉप की, उसने एक आर्टिकल, मतलब कोई चीज डिस्प्ले कर रखी है, और उस पर क्या लगा हुआ है? प्राइस टैग लगा हुआ है उस पर, ठीक है। एक कस्टमर आया, ठीक है, उसने ऑफर किया कि मेरे को ये प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हूं मैं। क्या शॉपकीपर बाउंड होगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल को उस पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने के लिए? तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भली प्राइस टैग किसी पर्टिकुलर शॉप पे लगा हुआ हो, ठीक है, बट वो सिर्फ एक क्या है? इनविटेशन है, ठीक है, वो सिर्फ एक इंटेंशन है, इरादा है कि मुझे बेचना है। अब कस्टमर आता है, बोलता है लाओ मेरे को ये खरीदना है, ठीक है, तो शॉपकीपर जो है क्या बाउंड होगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल को देने के लिए? नहीं, ठीक है। प्राइस टैग अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह लगा हुआ है, तो मैंने आपको
उस टाइम भी बताया था और नोट्स में भी अगर आप देखोगे तो देखना कि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब वो ऑफर नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस लगाने से इरादा ये है क्या कि मैं इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं, मैं इंटेंशन जता रहा हूं कि मुझे बेचना है। लेकिन बाद में अगर आप अंदर आके मेरे को बोलते हो कि लाओ ये मेरे को खरीदना है, मैं मना भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने सिर्फ इंटेंशन दिखाया। फिर आप आए और आपने मुझे ऑफर करी कि मेरे को ये बाय करना है आर्टिकल, फिर मेरी इच्छा मैं हाँ करता हूं तो ठीक, ना करता हूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये नहीं माना जाएगा कि मैंने आपको ऑफर किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, मैंने सिर्फ इंटेंशन दिखाया था कि मेरे को बेचना है, आप अंदर आए, आपने ऑफर किया, फिर अगर मैं एक्सेप्ट करूं तो मैं बेचूंगा, नहीं तो मैं मना कर सकता हूं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको वो इंटेंशन टू ऑफर वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा कि ऑफर अलग होती है और इनविटेशन टू ऑफर या इंटेंशन टू ऑफर अलग होता है। अगला केस रेलवे पैसेंजर वाला केस है। उसने एक टिकट लिया और टिकट के आगे क्या लिखा था कि ये टिकट जो है ये रेलवे के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलेगा और रेलवे का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से चलेगी ट्रेनें। ठीक है, क्या आप इस ये जो शर्तें मानने के लिए बाउंड हो? यस, आप बाउंड हो, क्योंकि उसने आपको स्पेशल कंडीशंस बताई हैं कुछ। याद करो वो टिकट वाला केस बताया था मैंने आपको। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी वाला केस था, पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। तो यहां पर आप लोग चाहो तो ये केस स्टडी के अंदर ये लिख सकते हो कि दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। फिर प्रोविजन में ये आ जाएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या कि जब आपको कोई स्पेशल कंडीशन कम्युनिकेट हो चुकी है तो आपने उसको एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, भले आपने आंखों से नहीं देखा हो, पर वो मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि टिकट पर लिखा हुआ था कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। फैक्ट्स आ जाएंगे। एनालिसिस का मतलब तो सिंपली होता है कि इन दोनों को जोड़ के लिखना है आपको और कंक्लूजन में आप सीधे लिख दोगे कि यस, जो ये व्यक्ति है, ठीक है, कौन आपका ये पर्टिकुलर पैसेंजर है, ये बाउंड है। बाउंड है मतलब उन शर्तों को मानने के लिए ऑब्लाइज्ड है, शर्तों को मानने के लिए कंपल्सरी है, इसको शर्तें माननी ही पड़े। क्लियर? अगला केस, अगला बोल रहा है बताओ कि कब कम्युनिकेशन पूरा होगा इन केसेस में। अब ये वाला केस है कि कौन सी तारीख को या कब मानेंगे कि इसकी तरफ से ऑफर कंप्लीट हो गई, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। केस बहुत इजी है, धीरे धीरे समझना। सबसे पहला, डी ने लेटर भेजा, नॉर्मल लेटर भेजा कि उसको अपनी प्रिंटिंग मशीन बेचनी है ई को 50,000 रुपए। तो डी की तरफ से ये प्रपोजल या प्रस्ताव कब कंप्लीट होगा? जब ई के पास वो लेटर पहुंच जाता है और ई उसको पढ़ ले। ठीक है, पहला केस। फिर ई ने डी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो मतलब डी के लिए उसी दिन क्या हो गई? एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। जिस दिन ई ने एक्सेप्ट कर लिया और वापस रिप्लाई कर दिया होगा, ठीक है, कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो डी के लिए उसी दिन कंप्लीट हो गया। क्योंकि ऑफर वाले के लिए, ऑफरर के लिए, प्रोमिसर के लिए किस दिन पूरा हो जाता है? जब सामने वाले ने लेटर पोस्ट कर दी। और ई के लिए कब पूरा होगा? जब वो यहां पे आएगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, डी ने अपना प्रपोजल, ठीक है, डी ने अपना प्रपोजल रिवोक कर दिया किससे? टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम मतलब एक अर्जेंट बेसिस पे, जो प्रायोरिटी बेसिस पे आप भेजते हो। एक तो नॉर्मल पोस्ट होता है, वो प्रायोरिटी पे नहीं हो, धीरे भी जाएगा चलेगा। एक अर्जेंट बेसिस पे जो गया वो टेलीग्राम होता है। तो डी ने अपना प्रपोजल अगर क्या कर दिया? रिवोक कर दिया टेलीग्राम से, तो डी के लिए क्या हो जाएगा? जिस दिन उसने यहां से प्रपोजल भेजा, ठीक है, और किसने पढ़ लिया? उस पर्टिकुलर ई ने उसको पढ़ लिया है, वो उस दिन डी के लिए क्या हो, डी के लिए तो यहीं से खत्म हो गया। ठीक है, और ई के लिए जिस दिन उसने पढ़ लिया वो रिवोक हो जाएगा। और ई ने अगर अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर दी, कि ई ने जो लेटर भेजा था और बाद में उसने क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस का भी लेटर वापस कैंसिल कर दिया कि मेरे को एक्सेप्ट मैंने गलती से कर लिया, अब मैं आपको टेलीग्राम भेज रहा हूं, लेटर तो भेज ही दिया था मैंने एक्सेप्टेंस का, मैं टेलीग्राम भेज के, और ई को बोल रहा, ई बोल रहा है कि मैं डी के एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं। तो फिर उस केस में ई ने जिस दिन लेटर यहां से भेज दिया है, ठीक है, उस दिन से ई के लिए रिवोक हो जाएगा, और डी को जब मिल गया तो उस दिन डी के लिए रिवोक हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, जब भेजते हैं ना हम लोग लेटर ऑफर का या एक्सेप्टेंस का, तो वो कंप्लीट कब होता है? जब सामने वाले तक पहुंच जाए। लेकिन जब रिवोक करते हो आप, मतलब कैंसिल करते हो उस चीज को, तो उस दिन, जिस दिन आपने भेजा आपकी तरफ से, उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। सामने वाले को जब मिला वो उसके लिए उस दिन कंप्लीट। तो वापस बोल रहा हूं, डी ने लेटर भेजा था मशीन प्रिंटिंग का कि उसको बेचनी है ना? जो डी के लिए ऑफर कब कंप्लीट हो जाएगी? जब ई को मिलेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, कम्युनिकेशन उस दिन कंप्लीट हो जाएगी। ई ने एक्सेप्ट कर लिया डी का प्रपोजल,
तो डी के लिए उस दिन कम एक्सेप्टेंस हो गई, और ई के लिए जो एक्सेप्टेंस होगी वो तब जब डी को वो पहुंचेगा। ठीक है, डी ने अपनी प्रपोजल को रिवोक कर दिया टेलीग्राम के थ्रू, तो जब डी ने रिवोक कर दिया तो डी के लिए उसी दिन, और जब ई को पहुंचेगा तो ई के लिए हो जाएगा। और ई ने अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर दी तो ई के लिए जो है उसी दिन रिवोक हो जाएगा जिस दिन उसने लेटर टेलीग्राम भेजा, और डी के लिए जो है वो बाद में रिवोक होगा। ठीक है, जब उसके पास पहुंचेगा। फिर इसमें वो कंफ्यूजन आएगा, मैं आपको नीचे एक केस स्टडी और दूंगा, इसमें वो कंफ्यूजन आएगा कि सर पहले एक्सेप्टेंस का लेटर मिल गया तो क्या होगा, टेलीग्राम बाद में मिला तो क्या होगा, या पहले टेलीग्राम मिल गया और बाद में वो वाला मिला लेटर तो क्या होगा, और दोनों साथ में मिले तो क्या होगा। इन सब के लिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया है नीचे, मैं आपको डिस्कस करके समझाऊंगा, हाथों हाथ ही डिस्कस कर लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन जो एक और मैंने इसमें ऐड किया हुआ था। उम्म, उम, 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 ये रहा रामास्वामी वाला, सुनना। अब ये वाला क्वेश्चन से आपको ऊपर वाला केस भी और क्लियर हो जाएगा। रामास्वामी ने अपना घर बेचने का प्रपोजल दिया किसको, रामनाथन को। ठीक है, रामनाथन ने अपनी एक्सेप्टेंस भी पोस्ट कर दी, मतलब रामास्वामी ने भेजा प्रपोजल किसको, रामानाथन को, ऑफर किया, रामनाथन ने एक्सेप्ट कर लिया और उसने भी वापस एक्सेप्टेंस का क्या भेज दिया, लेटर। अगले ही दिन जब उसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया, रामानाथन ने एक टेलीग्राम भेजा कि भाई यार मेरी मेरी एक्सेप्टेंस जो मैंने गलती से दे दी थी मैं उसको विड्रॉ करता हूं। अब टेलीग्राम भेजा है मतलब अर्जेंट बेसिस के लिए भेजा। अब बताओ कि क्या एक्सेप्टेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना, नहीं बना। तो पहला केस, क्वेश्चन पहला, टेलीग्राम जो है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का वो रामास्वामी को पहले मिल गया और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाद में मिला। टेलीग्राम पहले मिल गया तो जो पहले मिल गया वो वैलिड होगा, तो उस केस में रिवोकेशन वैलिड हो जाएगी। मतलब पहले रिजेक्शन का मिल गया आपको कि एक्सेप्टेंस का लेटर तो मिला ही नहीं, उससे पहले रिजेक्ट कर दी कि मैं ये एक्सेप्टेंस जो मैंने भेजी हुई थी मान लो वो आपको मिल गई है तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। तो रिजेक्शन का पहले लेटर मिल गया, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं है एंटर करने के। तो उसके बाद अगर रामानाथन वापस दूसरा लेटर भेजता है या दूसरा लेटर पहुंचता है एक्सेप्टेंस का, वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा केस ये है कि टेलीग्राम और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों साथ में पहुंच गए, तो फिर क्या वैलिड होगा, तो फिर प्रिफरेबली रिवोकेशन का लेटर ही वैलिड होगा, क्योंकि टेलीग्राम भेजा है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है टेलीग्राम, एक होता है नॉर्मल पोस्ट। प्रायोरिटी वाला अर्जेंट वाला कौन सा होता है, टेलीग्राम। तो हमेशा ये माना जाता है कि टेलीग्राम ही पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि वो अर्जेंट है। ठीक है, तो हमेशा यहां पर ये ही आंसर होगा कि टेलीग्राम पहुंचा है रिवोकेशन का तो वो वैलिड होगा, रिवोकेशन वैलिड होगा, मतलब एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। हाँ, इसकी जगह ये होता क्या कि ये भी लेटर ऑफ एक्सेप्ट रिवोकेशन होता, मतलब ये भी नॉर्मल लेटर भेजा होता और ये भी नॉर्मल लेटर भेजा है और दोनों मिल गए साथ में, तो उस केस में फिर ऑप्शन ये होता है कि जो वो पहले खोलेगा और जो पहले वो पढ़ लेगा वो वैलिड हो जाएगा और दूसरा वाला लेटर किसी काम का नहीं रहेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन फ्री टू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप, ऑन माय कॉल, और या फिर मैं लाइव क्लास जब लूंगा आप लोगों की, अभी नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा उसमें आप मुझसे इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, गुड गर्ल सोप कंपनी ने एडवर्टाइज किया है कि वो 1,000 रुपए का इनाम देगी अगर उसकी सोप को इस्तेमाल करने के बाद किसी को स्किन डिजीज हो गया। तो ये केस किसके जैसा दिख रहा है आप लोगों को, याद करो न्यूज़पेपर वाला, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला, कि वो बोल रहे हैं, कंपनी बोल रही है कि अगर तुम हमारे साबुन का इस्तेमाल करोगे और अगर स्किन डिजीज हो जाएगा तो हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे। ठीक है, राखी ने वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट देखा और उसने सोप को यूज किया अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन और फिर भी उसको क्या हो गया, स्किन डिजीज हो गया, तो उसने क्लेम किया 1,000 रुपए। कंपनी ने क्या बोला कि भैया हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमने आपको ऑफर दी नहीं थी। ठीक है, तो जब आप हमने आपको ऑफर नहीं दी थी एंड दैट इन एनी केस आपने हमें कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आपने ऑफर एक्सेप्ट करी, तो क्या बताओ मिस राखी को रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वाला केस आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो वही कि दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ कौन सा वाला, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। फिर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का फंडा बताना और उसमें बताना जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है कि ऑफर विच इज गिवन टू द पब्लिक एट लार्ज, और कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस में बता देना, कंपनी कह रही है कि नहीं वो उसने ऑफर नहीं किया था आपको स्पेसिफिकली, इसलिए आपने एक्सेप्टेंस उनको नहीं दी इसलिए वैलिड नहीं है। तो एनालिसिस कर लेना दोनों का कि इन दोनों को देख के ऐसा लगता है, इन दोनों पॉइंट प्रोविजन और केस को देख के ऐसा क्लियर है कि ये जनरल ऑफर थी और जनरल ऑफर जो है कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था ऑफर के पीरियड में, हेंस कंक्लूजन उसको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, एक शॉपकीपर ने एक पेयर ऑफ ड्रेस डिस्प्ले कर रखी है शोरूम के बाहर और उस पर वही प्राइस टैग 2,000 रुपए लगा रखा है।
लवली, मिस लवली जो थी, उन्होंने टैग देखा और वो कैश काउंटर पे चली गई। उन्होंने बोला शॉपकीपर को, लो ये 2,000 रुपए और पैक कर दो ड्रेस। शॉपकीपर ने मना कर दिया। सेम क्वेश्चन है, ये इंटेंशन था शॉपकीपर की तरफ से, ऑफर नहीं था, इसलिए एक्सेप्टेंस आपकी नहीं हुई। आपने जब उसको बोला लो ये मैं खरीदना चाहती हूँ, तो वो आपकी तरफ से ऑफर हुई। अब उसकी इच्छा, वो एक्सेप्ट करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे, आप उसको स्यू नहीं कर सकते, और करते भी हो तो आप हार जाओ। सेम अगला केस है वापस। शंभू दयाल ने एक सेल्फ सर्विस सिस्टम स्टार्ट किया उसकी शॉप में कि आओ और सामान ले लो खुद ही। श्रीमती प्रकाश शॉप में एंटर करी, उन्होंने बास्केट ली, उन्होंने आर्टिकल्स ले लिए सारे जो उनको चाहिए थे, और कैश काउंटर पे पहुंची। कैशियर ने मना कर दिया, नहीं हमको ये नहीं बेचना है। क्या शंभू दयाल जो है उसको बेचना जरूरी है? अगेन कोई बेचना जरूरी नहीं है, इंटेंशन है, ठीक है, कभी भी ऑफर नहीं है ये। इंटेंशन टू ऑफर थी शंभू दयाल की तरफ से, ऑफर किसने करी? श्रीमती प्रकाश ने। फिर चाहे तो शंभू दयाल रिजेक्ट कर सकता है उसको। क्लियर? अगला, ये वाला भी केस स्टडी था, केस का नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है। वो वाला था कि वो उसको बोलता है बम्पर पेन बेचोगे क्या? पीटर वाला केस था, दूसरा नाम मैं भूल रहा हूँ, एक साइड पीटर लिखा हुआ था। आप पेन बेचोगे क्या? और अगर बेचो तो आप टेलीग्राफ कर दो लोएस्ट प्राइस। के ने रिप्लाई किया लोएस्ट प्राइस क्या रहेगी? 50,000 रुपए, ठीक है। पर उसने पहले वाला क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था कि वो बेचेगा पेन, ठीक है। फिर वापस एच का रिप्लाई आता है, हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, 50,000 रुपए में बेच दो पेन बेचो। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैंने आपको इसमें भी यही बोला था, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन, ठीक है। ऑफर अलग होती है किससे? आंसर टू अ क्वेश्चन से, ठीक है। तो आंसर टू अ क्वेश्चन दिया है उसने, सिर्फ सेकंड वाले का, पहले वाले का उसने जवाब नहीं दिया, तो इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। एंड द लास्ट केस वापस वही वाला है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी वाला केस है। एक्स ने एक टिकट खरीदा, टर्म्स एंड कंडीशंस आगे पे लिखा था, पीछे देखो। पीछे एक कंडीशन क्या थी कि अगर कुछ भी गुम जाता है तो शिपिंग कंपनी लायबल नहीं होगी। एक्स ने पीछे नहीं पड़ा, एक्स का लगेज गुम गया, एक्स ने लॉस क्लेम किया, कंपनी ने मना कर दिया, हमने आपको पहले ही बोल दिया था। एक्स बोलता है मुझे कब बताया? तो ये भी मान लिया जाएगा कि आपको स्पेशल कंडीशंस कम्युनिकेट हो चुकी थी, आपने एक्सप्रेसली भले उसको नहीं देखा हो, पर इंप्लाइड है कि आपने वो पढ़ लिया। हाँ, तो शिपिंग कंपनी लायबल नहीं होगी। तो लास्ट में ही लिखा ना, क्या शिपिंग कंपनी जो है वो जो कह रही है कि हाँ हमारी लायबिलिटी नहीं, वो सही है। टेनेबल का मतलब होता है वो कह रही है जो सही है, बिल्कुल सही है। शिपिंग कंपनी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, उन्होंने कम्युनिकेट कर दी थी कंडीशंस, और आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब एक ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप केस स्टडी के दोनों नाम भूल जाते हो, जैसे मैं भूल गया कि पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, पूरा भूल गया, पर मुझे याद है रेलवे का मतलब है साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहां पर। क्या? कि मैं जब भी यहां पर बात करता हूं, ठीक है, तो मैं चाहूं तो यहां पर ऐसे करके भी लिख सकता हूं, आर ई डॉट, मतलब, या थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, रेफर टू, रेफरेंस टू, ठीक है। मतलब एक नाम अगर याद है, दोनों याद है, तो पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी लिख देना। लेकिन आपको एक साइड वाला नाम ही याद है या पार्कर ही याद है, तो रेफरेंस टू क्या लिख देना? पार्कर, पार्कर की पार्कर, ठीक है, रेफरेंस टू पार्कर। या साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी याद है, तो रेफरेंस टू साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, ये ऐसा ही नाम लिखा था उसमें, बुक में देखोगे तो दिख जाएगा आप लोग को। एक साइड का लिख दिया तो भी चल जाएगा, बस उसमें ये लिख देना कि रेफर टू, या आरईएफ भी कर सकते हो, रेफर टू साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी वाला केस, ठीक है। तो दोनों याद नहीं होना नाम, एक साइड का भी नाम याद हो तो आप ऐसे रेफर करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको दोनों याद है तो फिर ये रेफर की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, फिर तो आप पूरा का पूरा ही लिख सकते। फाइन, ओके, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये हो गया आपका तरीका किस तरह से केस को आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको मैक्सिमम केसेस बता दिए हैं, ठीक है। अब आपको फिर भी कोई डाउट होता है किस तरह से क्या करना है, तो मैं आपके लिए अभी एक लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे फेस टू फेस। ओके, फाइन।